आज की जो क्लास है बायोलॉजी की, इसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ और प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास में पौधों में विकास यानी पादप विकास एवं पादप गति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड केवल कहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कई साल के पेपर में देखा है कि जब भी हम लोग सेटअप करते हैं क्वेश्चन या देखते हैं, तो हमने पाया है कि इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीएचयू वाले पूछते हैं। तो ये बॉटनी सेक्शन का ये क्वेश्चन काफ़ी सारा प्रश्न लेकर के आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात है प्लांट ग्रोथ, फिर बात है प्लांट मूवमेंट। तो सबसे पहले सीखेंगे प्लांट ग्रोथ क्या होता है और फिर जानेंगे कि प्लांट मूवमेंट क्या होता है, यानी पादप वृद्धि और पादप गति। तो फटाक से अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल देंगे, प्लांट मूवमेंट और प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड प्लांट ग्रोथ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांट ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर आपने 10th में भी पढ़ा है। आप जब बच्चे 11th में आओगे तो 11th में भी ये चैप्टर है, और आपको बता दें कि ये चैप्टर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बायो का जब भी कोई एग्जाम दोगे, चाहे वो बीएससी का दो, चाहे वो मेडिकल का दो, चाहे वो नर्सिंग का दो, हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो जुड़ गए। कौन कौन जुड़ गया? अभी तो बायो चलेगी पहली और दूसरी पीरियड, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास आपकी आज चलेगी, जैसा इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता नहीं था कि आज बायो की क्लास है, आई नो दैट, बट कोई नहीं, जो भी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी पे पॉइंट डाल दो, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ताकि मैं ये मिटा दूं। तो प्लांट ग्रोथ, सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो बच्चों, क्या आप बताएंगे ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या है? एक बहुत बड़ी बात है ना, कहते हैं कि अरे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह हम लोग यूज करते हैं। चाहे आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हो, आप एग्जाम दे रहे हो, नंबर पा रहे हो, तो आप कहते हो इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ इन बायोलॉजी। बायो के हिसाब से ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो ग्रोथ, वृद्धि की परिभाषा क्या है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ, दिख रहा है सबको ना अच्छे से? ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि, ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी जीव में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन। बस एक लाइन में कंप्लीट हो गया। किसी भी जीव में होने वाला जो कि ऐसा परिवर्तन हो जो अपरिवर्तनीय हो, ऐसा परिवर्तन हो जो कि क्या हो? अपरिवर्तनीय हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। देखो, इसमें समझने लायक दो तीन बातें हैं जो तुम अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहली बात तो ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अपरिवर्तनीय का मतलब ऐसा परिवर्तन जो हो जाए फिर वापस ना आए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक चीज ऐड कर दें तो और बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाए। भाई कुछ ना आए तो इतना भी बहुत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं किसी भी जीव के, यहाँ पे अगर हम बोल दें शुष्क भार में, क्या बोल दें? शुष्क भार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन, तो और बेहतर हो जाएगा। अब ये शुष्क भार, पहले बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, समझ लो अच्छे से धैर्य के साथ, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। तो किसी भी जीव के शुष्क भार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन, मतलब शुष्क भार का मतलब होता है
शरीर में, जैसे आप किसी भी बॉडी में जितना ब्लड है उस ब्लड को माइनस कर दो तो जो वेट निकलेगा वो ड्राई वेट निकलेगा। तो किसी भी जीव के आकार आकृति में, शुष्क भार में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अपरिवर्तनीय हो, क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। Unreversible change in an organism is called growth in its dry weight। जैसे मान लो कि हमने एक छोटा सा पौधा लगा दिया, ठीक है? हम कैसे मानेंगे कि पौधे में ग्रोथ हो रहा है? हमने एक छोटा सा पौधा, दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद ये पौधा जो इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया, तो हम कहते हैं कि पौधे में ग्रोथ हो रहा है। हम कैसे माने कि ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि ये अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। अब इतना हो गया तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 20 दिन के बाद अगर दाना पानी नहीं दोगे तो इतना हो जाएगा। इतना हो गया तो इतना रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो इतने के ऊपर ग्रोथ ना करे, ठीक? तो ग्रोथ का मतलब अपरिवर्तनीय परिवर्तन, सीधा सीधा आंसर है। तो किसी भी जीव में, आई एम टॉकिंग अबाउट जीव, जंतु, जीवित प्राणी की ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक? तो किसी भी जीवित प्राणी के शुष्क भार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। The irreversible change in dry weight of an organism is called its change, its growth, ठीक? अब चूंकि बात पादप ग्रोथ की हो रही है तो हम ये जानते हैं कि पादप ग्रोथ होता कैसे है, ठीक? तो अगला हेडिंग है पादप वृद्धि के कारण। इंग्लिश में नोट कर लो बच्चे, रीजंस ऑफ प्लांट ग्रोथ। पादप वृद्धि के कारण, पादप वृद्धि के कारण, रीजंस ऑफ प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि के कारण। किशन पटेल, सर मैं मैथ से हूँ। हाँ बेटा, तो आप मैथ से हो तो आप मैथ्स की क्लास देख लो। राजेश कुमार, बायो कोई नहीं रीड कर रहा है क्या? Santosh Kumar Yadav, it would be melatonin, which can be releases through with the help of pineal gland. Okay, our pineal gland releases a lot of melatonin, so that is why it can maintain our cardiac rhythm in our body, and that is the reason you should sleep in night, because it should be releases in night days only. Okay guys, चलिए। बायो के बच्चों को पता ही नहीं है कि आज बायो की क्लास है। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अभी जो देख रहे हैं नहीं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर इसको आगे देख लेना, ठीक है? चलो, रैंडम क्लास हो गई सडन आज। तो पादप वृद्धि के कारण, ठीक है संतोष जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपने सुन लिया होगा। तो पादप वृद्धि के कारण, देखो बेटा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पौधों में वृद्धि का कारण क्या है। उसमें पहला ऑप्शन देता है टिश्यू, मतलब ऊतक। दूसरा ऑप्शन देता है केमिकल फैक्टर, यानी कि रासायनिक कारक। तीसरा ऑप्शन देता है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाह्य कारक, ठीक है बेटा। और चौथा ऑप्शन देता है ऑल ऑफ दीज। चलो बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? टिश्यू होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, केमिकल फैक्टर होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा? तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पादप की जो ग्रोथ है, पादप की जो वृद्धि है, वो इन सब पे डिपेंड करती है। टिश्यू पे भी डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, केमिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, और ऑल ऑफ दीज, ठीक? तो एक एक करके सबको समझते हैं कि टिश्यू कैसे, यानी कि ऊतक कैसे इस पे काम करता है, फिर एक्सटर्नल फैक्टर कैसे काम करते हैं, और फिर केमिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो मैं आगे चलूँ। गुड, वाह भाई, कुछ बच्चों ने तो बड़ा अच्छा रिप्लाई किया है। राज
फोर्थ पूजा सिंह, फोर्थ, गुड बेटा। आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही हैं, बायो वालों की बहुत जरूरत पड़ रही है, इसलिए बहुत मन से बायो पढ़ो, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। नहीं, मैथ्स भी काम आएगा, मैं किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की। तो पहले बात कर दीजिए टिश्यू, ऊतक। डोंट वरी, मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि पौधों की वृद्धि में टिश्यू कैसे वर्क करता है, ऊतक कैसे वर्क करता है। सबको दिखाई दे रहा है ठीक ठाक ना? नेटवर्क में भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो टिश्यू कैसे काम करता है? देखो, पादप को जब तुम देखोगे, किसी भी प्लांट को देखोगे, तो मान लो ये प्लांट बॉडी है, ये प्लांट की बॉडी है। तो पौधों में 3 विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वैसे तो 2 ही ऊतक है पौधों के ऊतक की। जब भी बात करें, मैंने प्लांट ऊतक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उस चैनल पे जा करके वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है, या मैं लिंक भी भिजवा दूंगा। तो प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होता है विभज्य ऊतक, ठीक, और एक होता है स्थायी ऊतक। सबको पता है इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो मैं एक एक लाइन बता देता हूँ, सुन लो। विभज्य ऊतक का मतलब होता है ऐसा ऊतक जो विभाजन करे, जिसमें विभाजन हो, जिसमें ग्रोथ हो। तो ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन हो, जिसमें ग्रोथ हो, जो विभाजित होने की क्षमता रखती हो और विभाजित हो करके ग्रोथ करे, उसको हम बोलते हैं विभज्य ऊतक। जबकि स्थायी ऊतक का मतलब होता है ऐसा ऊतक जो फिक्स हो, परमानेंट हो, स्थायी रूप से हो, फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। एक्चुअली थोड़ा सा ये भी समझने लायक है कि पौधों में होता तो विभज्य ऊतक ही है, जब इसकी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो ये बन जाता है स्थायी ऊतक। पौधों में विभज्य ऊतक ही होता है, लेकिन एक समय तक ही विभाजित होगा ना, तो जब इसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो ये बन जाता है स्थायी ऊतक, फिर ये बाकी का काम करेगा। तो वृद्धि कौन करा रहा है? विभज्य ऊतक। अब देखो, विभज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्ष विभज्य ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल। दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकैलरी, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, तुमसे यही क्वेश्चन पूछता है। अब जरा ध्यान से देख लेना, एक एक शब्द में एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक। मैरिज हिंदी वाले बच्चे भी समझ सके और इंग्लिश वाले भी समझ सके, ठीक। हिंदी वाले बच्चों के लिए खास हिंदी बोली जा रही है, इंग्लिश वालों के लिए बहुत स्पेशल इंग्लिश बोली जा रही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब फंक्शन देख लो, वर्क देख लो इसका। एपिकल जो है, जिसको शीर्षस्थ कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो लंबाई बढ़ाती है, लेंथ बढ़ाती है, सुनना ध्यान से। जो लेटरल होती है, लेटरल, ये मोटाई बढ़ाती है, गिर्थ बढ़ाती है, गिर्थ, मोटाई। और इंटरकैलरी जो होती है, ये नोड और इंटरनोड के बीच में पाई जाती है। मतलब हिंदी में कहेंगे कि ये तने और जड़ की लंबाई बढ़ाती है। कौन? एपिकल वाली। लेटरल वाली मोटाई बढ़ाती है, सुन लो फिर आराम से नोट कर लेना। इंटरकैलरी जो होती है वो नोड और इंटरनोड के बीच में पाई जाती है। पहले इतना नोट करो, क्या बताया? एपिकल वाला तने और जड़ की लंबाई बढ़ाती है, लेटरल वाला मोटाई बढ़ाता है, जड़ और तने दोनों का, और इंटरकैलरी नोड और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है। अब नोड इंटरनोड क्या होता है? पर्व और पर्व संधि। जैसे तुमने कई बार पौधा देखा होगा, तो तुमने देखा होगा कि इस तरीके से पौधे में दिख रहा है कि नहीं, जो मैं बना रहा हूँ, हाँ दिख रहा है।
पौधे में इस तरीके से चीजें पाई जाती हैं, टहनियां निकली होती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। क्या बोलेंगे? पर्व संधि बोलेंगे। तो पर्व, उसको हम बोलते हैं पर्व, यानी कि इंटरनोड और नोड। तो बात बहुत ही आसान है। मैंने पहले क्या बताया? मैंने कहा कि वृद्धि किसे कहते हैं। अच्छे से नोट भी करते चलना, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। तो बताया कि पौधों के शुष्क भार में होने वाले अपरिवर्तनीय परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। The growth is defined as irreversible change in dry weight of plants. The factors responsible for plant growth, that is genetic factor, external factor, chemical factor and tissue factor. पौधों की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के फैक्टर हैं: अनुवांशिक फैक्टर, बाह्य कारक, आंतरिक कारक और ऊतक। अब उसमें से सबसे पहले कारक को पकड़ा जिसको हम ऊतक बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लिए कि पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने सीखा कि पौधों में 2 प्रकार के ऊतक है बेसिकली, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। अब जो विभज्य ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इसका काम होता है डिवाइड करना, विभाजन करना। बस इसका एक ही काम होता है, इसके अंदर एक ही पावर है कि ये लगातार क्या होती रहे? विभाजित होती रहे। और जब इसके अंदर विभाजन कैपेसिटी, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो ये बन जाता है स्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो विभज्य ऊतक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कई प्रकार में बांटी गई है: एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतस्थ। अब जो एपिकल है उसका काम क्या है? लंबाई बढ़ाना, तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने पे काम करना। जो लेटरल है ये गिर्थ यानी कि मोटाई बढ़ाती है, और जो इंटरकैलरी है वो नोड और इंटरनोड के बीच में पाई जाती है। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर, तने और जड़ की लंबाई कौन बढ़ाएगा? एपिकल। मोटाई, जड़ और तने की मोटाई कौन बढ़ाएगा? टहनियों की मोटाई कौन बढ़ाएगा? लेटरल। पर्व और पर्व संधि, नोड और इंटरनोड को कौन बड़ा करेगा? तो इंटरकैलरी। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि पर्व और पर्व संधियां क्या होती है। अगर इस चित्र को देखो, इस डायग्राम को देखो, तो जहां पे ज्वाइंटेड है, जहां से शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं पर्व यानी कि नोड्स। और 2 पर्व के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनोड्स यानी कि पर्व, और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा दिया हमने। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी एक चलते हैं, तो हमने सीख लिया। अब देखो एपिकल वर्क कैसे करता है। मान लो कि ये कोई पौधा है, ठीक? तो पौधे का ये थोड़ा पौधा ही बना देते हैं। ये डायग्राम अक्सर किताबों में रहता है, तुमने देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे उतना क्लियर होता है। तो मैं अपनी ही स्टाइल में बताता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझा पाता हूँ, ठीक? जिससे बच्चे ज़्यादा आराम से समझ पाते हैं। तो मान लो कि ये कोई पौधा है और ये है उसका जड़, ठीक? और ये उस पौधे का तना है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स निकले हुए हैं। इससे ज़्यादा समझ में आता है। अब देखो एपिकल वाला, एपिकल वाले को हम ए बोल देंगे शॉर्ट में। तो एपिकल वाला कहाँ पाया जाएगा? एक तो यहाँ पाया जाएगा ए, और एक यहाँ पाया जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है ना शीर्षस्थ विभज्योतक। मेरी बातें सुनते रहना। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल, तो ये एपेक्स पे पाया जाता है। इसको रूट एपेक्स कहते हैं, इसको शूट एपेक्स कहते हैं, इसको तने का शीर्ष कहते हैं, इसको जड़ों का शीर्ष कहते हैं। तो तने और जड़ के शीर्ष पे कौन पाया जाता है? शीर्षस्थ। क्या काम करेगा? इसकी लंबाई बढ़ाएगा। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आपने देखा भी होगा बागवानी में, घरों में, जब पौधा ऐसे सीधे ग्रोथ करता है तो ऊपर से उसको काट देते हैं, तोड़ देते हैं,
और नहीं देखा है तो कभी करके देखना, तो तुम देखोगे कि उसकी ऊंचाई वाली ग्रोथ बंद हो गई, अब वो ऐसे बढ़ रहा है। तो लंबाई में ग्रोथ कौन कराता है? एपिकल। ठीक, तो एपिकल जो टिश्यू है ना, जो ऊतक है, वो यहाँ पाया जाता है, इसलिए जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा होता है लेटरल। देखो लेटरल को हम एल लिख देते हैं। तो लेटरल देखो बीच में पाया जाता है, यहाँ जड़ और तने दोनों में। लेटरल क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। तुमने देखा होगा छोटा सा पौधा है तो उसकी मोटाई पतली सी है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, सोचो खूब बड़ा नीम का पौधा है और उसकी मोटाई इतनी हो तो कोई भी मुक्का मार के गिरा देगा। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है पौधे की मोटाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जैसे ही पौधे की मोटाई बढ़ेगी, किसकी वजह से? वो बढ़ेगा लेटरल की वजह से। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना, छूटे ना। तो एपिकल और लेटरल दोनों हो गया, जड़ और तना दोनों की लंबाई मोटाई बढ़ गई। तीसरा जो है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का जो फंक्शन है वो ये है कि वो केवल पर्व और पर्व संधियों के बीच में होता है, इस पोजीशन पे होगा, जिसको हम आईसी लिख देते हैं। बांस का पौधा देख लो, बांस से सीढ़ी बनाते हैं ना छत पे चढ़ने वाली, तो उसमें जगह जगह गांठें होती हैं, उन्हीं गांठों को हम नोड्स कहते हैं। तो बांस पौधे में ये वाला टिश्यू बहुत होता है, इसीलिए दूरी बढ़ जाती है। तो जिस पौधे में इंटर कैलोरी ज्यादा होगा, उसमें जो नोड्स है ना, नोड्स समझ रहे हो ना, वो पास 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 होगा अगर इंटर कैलोरी कम है। अगर इंटर कैलोरी ज्यादा है तो वो दूरी क्या करेगा? बढ़ा देगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लो यहाँ पे एक पौधा है, ये दिख रहा है सबको क्लियर? यहाँ दिख रहा है, यहाँ बना देते हैं। जैसे मान लो ये एक पौधा है, चलो मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर, देखूं किसी को समझ में आ गया किसको नहीं आया। ये दो पौधे मैंने बनाए हैं, अब जरा मुझे बताओ तो किस पौधे में इंटर कैलोरी ज्यादा है, ए वाले में या बी वाले में? इंटर कैलोरी किस में ज्यादा है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जिसमें इंटर कैलोरी ज्यादा होगा वो दूरी बढ़ा देगा, दूरी बढ़ जाएगा तो पौधे क्या हो जाएंगे? लंबे। इंटर कैलोरी कम होगा तो दूरी क्या होगी? कम, तो पौधा क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो यहाँ पे 3 है, उतने ही में यहाँ पे 2 ही है, तो बताओ कौन सा लंबा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह भाई तुम लोग तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, बड़ी जल्दी चीजों को समझ जा रहे हो, गुड। अगर और भी बच्चे आ जाते तो और मजा आ जाता। बहुत बढ़िया, एक एक बच्चा 20-20 के बराबर। हाँ, प्रीतिराज, निखिल, मनोज, नेहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनीस भी आ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने सीख लिया इंटर कैलोरी के बारे में, तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलो अब तुमसे एक प्रश्न करते हैं जो कि सीएचएस में पूछा हुआ है। मैं जो भी तुमको बताऊंगा केवल सीएचएस वाला ही बताऊंगा, और वही क्वेश्चन पूछूंगा जो सीएचएस में आया हुआ है। अब सीएचएस ने क्वेश्चन किया कि वो कौन सा टिश्यू है, कौन सा विभज्योतक है जो जड़ों में नहीं पाया जाता है? क्या बता सकते हैं आप? शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है सब कुछ। कौन सा विभज्योतक ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है? बता दो बेटा, कौन सा विभज्योतक ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है, केवल तने में पाया जाता है? बता दो, केवल तने में कौन सा पाया जाता है, जड़ों में कौन सा एब्सेंट है? कौन बताएगा? जल्दी से बता दो, मैं कमेंट देख रहा हूं तुम लोगों के। वाह भाई, तुम लोग भी बिल्कुल मेरी तरह लिख दिए। मनोज कुमार, पूजा सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईसी, इट शुड बी कॉल्ड इंटर कैलोरी, बहुत बढ़िया। इंग्लिश भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है ना? तो आईसी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोड इंटरनोड होता ही नहीं है, तो जब जड़ों के पास नोड इंटरनोड नहीं है तो आईसी की जरूरत नहीं है ना? तो तनों में तीनों पाया जाता है, एपिकल भी, लेटरल भी और इंटरकैलोरी भी, लेकिन जड़ों में केवल 2 पाया जाता है, इंटरकैलोरी और जो है एपिकल और लेटरल। इंटरकैलोरी जड़ों में अब्सेंट होता है, इंटरकैलोरी जड़ों में अब्सेंट होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने सीख लिया कि टिश्यू कैसे काम करता है, ठीक। अब दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर क्या है?
अब टिश्यू में आगे चलते हैं, पौधों की वृद्धि से रिलेटेड, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट थिंग पे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पादप में वृद्धि की प्रावस्था। इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे सर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब लिख लो, स्टेज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। हम लोग प्लांट ग्रोथ पढ़ रहे हैं, एनिमल ग्रोथ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? एनिमल ग्रोथ अलग है। जानते हो एनिमल और प्लांट ग्रोथ में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखो क्लास लेते लेते बीच में ही मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहे। तो पौधों में वृद्धि की प्रावस्था, 3 प्रावस्थाएं हैं। पहला होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन, मैं इंग्लिश में लिखूंगा अभी। दूसरा होता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन, और तीसरा होता है फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौधों में वृद्धि की कौन सी अवस्था है, और आजकल सीक्वेंस देता है। सीक्वेंस मतलब बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि पौधों में जो वृद्धि की अवस्था है, वो वृद्धि की अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। पहली होती है फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा होता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन, और तीसरा होता है फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। अब सुनना ध्यान से, सीएचएस ने पूछा कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा, सीक्वेंस क्या है? तो याद रखना है कि जो क्रम है ना, वो यही है जो मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या होगा? सेल डिवीजन, मतलब कोशिका निर्माण। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कोशा परिपक्वन, परिपक्वन, ठीक, परिपक्वन की प्रावस्था। और इलांगेशन, इलांगेशन का मतलब होता है दीर्घीकरण, दीर्घीकरण, ठीक। चलो नोट कर लो अच्छे से। तो 3 अवस्थाएं हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका निर्माण की अवस्था, सेल मैचुरेशन को बोलते हैं परिपक्वन की अवस्था, और इलोंगेशन को बोलते हैं दीर्घीकरण की अवस्था। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, मतलब कोई कोशिका बनेगी ना, फिर उसके बाद परिपक्वन होता है। परिपक्वन का मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ेगी, और तीसरा होता है दीर्घीकरण। तो तीनों में क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहले स्टेप्स याद रखना। तो पौधों में ग्रोथ कितना पड़ेगा, तो मैं इंग्लिश वाला मिटा दूं, हिंदी वाले के सामने लिख देता हूँ, ठीक है? इंग्लिश में नोट कर लियोगे। मैं कोशिका निर्माण, इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हें देखो शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटे में कंसाइज नोट्स, ताकि तुम चीजों को याद कर सको। बहुत ज्यादा लिख लिख करके भरना नहीं है, ठीक है? समझना है। तो इसमें नई कोशा बनती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक, न्यू सेल्स आर फॉर्म। इसमें क्या होता है? नई कोशिका बनती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक। इंग्लिश हिंदी सारे बच्चे लिख लेना। तो इसमें नई कोशिका बनती है, किसमें? कोशा निर्माण में। अब सीएचएस में क्वेश्चन क्या पूछा कि जो कोशा निर्माण है वो किस प्रक्रिया से हो रही है?
कोशा निर्माण किस प्रक्रिया से हो रही है, मियोसिस से हो रही है, माइटोसिस से। तो बच्चे याद रखना है कि वृद्धि की प्रक्रिया मियोसिस से नहीं होती, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस। अगर आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, और अगर वहां पे मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बीएससी वाली क्लास में भी चल रहा है। तो कोशा बनती है, माइटोसिस, क्या बोलते हैं, माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री, तो किसी भी पौधों में जो वृद्धि हो रही है, जिसमें जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, वो नई कोशिकाएं किसकी वजह से बन रही हैं, माइटोसिस की वजह से नई कोशिकाएं बन रही हैं। क्लियर होगा, चलो वो भी दिखाते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, मान लो कि ये कोई मदर सेल है जो 2n है, मतलब इसके पास 46 क्रोमोसोम है, सपोज कर लो। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक से दो कोशिका बनती है, तो एक से दो बन जाएगी, और उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, यानी ये भी 2n होगा। तो माइटोसिस में 2n से 2n बनता है। चले आगे चले बच्चे, तो मैंने अभी बताया कि जो माइटोसिस होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स अगर मान लो हैं, और सेल का नेचर 2n है, तो माइटोसिस में तो बेसिक सी बात है बेटा कि एक से दो ही बनता है, तो ये दोनों सेल का नेचर 2n का 2n ही होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, तो इस वजह से ये वृद्धि कराता है। अब क्या होगा, ये भी दो सेल बनाएगा इसी तरह से। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कोशिका निर्माण में पौधों में एक कोशिका से दो कोशिका, फिर दो कोशिका से दो कोशिका, ऐसा बनता जाता है। यानी जो मातृ कोशिका है, मदर सेल, वो दो डॉटर सेल बनाती है, फिर वो डॉटर सेल जब मैच्योर हो जाएंगी तो वो फिर दो डॉटर सेल बना देंगी। इस तरीके से ये चलता रहता है। आगे चलते हैं अब अगले स्टेप पे, जिसका नाम है परिपक्वन। इसको नोट कर लो, तो बात करते हैं। संतोष कुमार यादव, मैंने तो ऊपर से देखा संतोष, मैंने रिदम वाला आंसर दे दिया आपका, ठीक है संतोष जी, मैंने आपके रिदम वाले का आंसर दे दिया है। और अखिलेश ने पूछा है कि ड्रोसोफिला क्या होता है। बच्चा, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होता है, फ्रूट फ्लाई होता है। फ्रूट फ्लाई का मतलब कि जो फल मक्खी होती है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम ढूंढे गए थे, ठीक। मैंने जो जेनेटिक्स की क्लास ली थी उसमें इसके बारे में बताया हुआ है, कि इस टॉपिक के बाद एक बार फिर से आपको उन सारी चीजों के बारे में फिर से बता दूं। आप जो जो पूछ रहे हो मैं फिर से उस पर आगे डिस्कशन कर लूंगा। तो ड्रोसोफिला बच्चे, अखिलेश, ड्रोसोफिला होता है फ्रूट फ्लाई, यानी कि इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, पूरा नाम। इसी में सबसे पहले लैंगिक गुणसूत्रों की खोज की गई थी, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ही फिर मानव में, मधुमक्खियों में और तमाम जीवों में इस पे खोज हुआ था। बहुत छोटी छोटी मक्खियां होती हैं घर में, कहीं भी आप फल वल रख दो तो उसके ऊपर उड़ती रहती हैं, बहुत छोटी सी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसके बारे में तो इतनी बातें हैं कि मैं बताता रहूंगा और दिन तारीख खत्म हो जाएगा और बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत रिसर्च है इस पे, ठीक है। तो भाई अखिलेश, समझ में आ गया तो लिख दो यस सर, फिर मैं आगे चलूं। प्रीतिराज, नोट कर लिए बेटा, अब मैं आगे चलूं। गुड, थैंक यू। इसी तरह से सारे बच्चे कोऑर्डिनेट करते रहो, अपनी बातें लिखते रहो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप पूछ रहे हो, आप सीख रहे हो, है ना। ओके, तो आगे चलता हूं। अब परिपक्वन का मतलब क्या होता है, परिपक्वन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल मैच्योरिटी। तो परिपक्वन का मतलब क्या होता है, इसमें परिपक्वन के बारे में बता दें, कोश का निर्माण खत्म। परिपक्वन, इसमें कोशा की, कोशा या कोशिका, कोशा की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आयतन, बढ़ाई,
जाती है। इंग्लिश में इन दिस केस सिंपल सी बात है, एक लाइन में लिख लो, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस एंड वॉल्यूम कैन बी इंक्रीजेस। तो सेल का जो भी लेंथ है, यानी टोटल सेल का जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कोई सेल बनी, तो बनने में तो छोटी होगी ना, तो जितना वो बढ़ सकती है पहले वो बढ़ जाए, इसको कहते हैं मैच्योर होना। जैसे मान लो कोई सेल है इतनी छोटी सी, वो इतनी बड़ी तक हो सकती है, तो उतने छोटे से इतने बड़े तक होना, उसके डायमेंशन को इंक्रीज करना, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आयतन, ये सब बढ़ा देने की जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं परिपक्वता। तो ये कब होती है? सेल डिवीजन के बाद। ये कब होती है? सेल डिवीजन के बाद। ठीक, कब होगी? सेल डिवीजन के बाद होगी। मैं लगातार आपके कमेंट्स भी देखते जा रहा हूँ, ठीक, जो भी है। तो कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और आयतन बढ़ती है। अब इसके बाद बात करते हैं कोशिका का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होता है? देखो बच्चे, दीर्घीकरण का मतलब क्या है? दीर्घीकरण पदार्थ संचित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो संचित किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे। संचित मतलब स्टोर करना। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इन दिस केस a lot of substances are stored in the parts of plant. In this case, a lot of substances are stored in the parts of plant. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस जो हैं इसमें स्टोर किए जाएंगे। वो क्या क्या सबस्टेंस हो सकते हैं? जैसे लिग्निन, सुबेरिन, ये सब पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधों से निकलते हैं। टेनिन, गोंद, राल, ठीक है, और गम। गम कहते हैं गोंद को। तो ये सारे पदार्थ, लिग्निन है, टेनिन है, राल है, सुबेरिन है, गोंद है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेलुलोज। सेलुलोज। तो लिग्निन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिग्निन कहते हैं, टेनिन हिंदी इंग्लिश दोनों में टेनिन कहते हैं, सुबेरिन हिंदी इंग्लिश दोनों में सुबेरिन है, गोंद को गम कह सकते हैं, और सेलुलोज को सेलुलोज कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पौधों के स्टोर्ड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधा उत्सर्जित करता है। और जब पौधा इसको निकालता है तो ये यूजलेस होते हैं, तो पौधे इसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब पौधे इसको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, पौधे जब इसको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे तो बाद में फिर हम लोग उसका उपयोग करते हैं। पौधे स्टोर इसलिए कर लेते हैं कि पौधों की सुरक्षा होती है और बाह्य संरचना बन जाती है। जैसे सेलुलोज है, तो अब सेलुलोज से क्या होगा? पौधे की बाहरी तना जो है वो मजबूत हो जाएगा, कोई जीव उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा अवस्था? दीर्घीकरण का अवस्था। तो पौधों में जो वृद्धि है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि किन कारणों से होती है? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? और कौन कौन से चरण हैं? यहाँ तक की बात हो गई। अब चलते हैं आगे, ठीक है। बात करते हैं ग्राफ की, पौधों की वृद्धि का ग्राफ। हेडिंग डाल दीजिए, पौधों की वृद्धि का ग्राफ। तो हम लोग बात करेंगे पौधों की वृद्धि का ग्राफ। एक वैज्ञानिक थे
आखिर हम लोग ग्राफ क्यों यूज करते हैं भाई? बहुत सुना होगा आपने मैथ्स में ग्राफ, और अक्सर सुना होगा कि अरे इस चीज का ग्राफ बढ़ रहा है, इस चीज का ग्राफ घट रहा है। ग्राफ से बात क्यों करते हैं? ग्राफ से हमें बहुत सारी चीजों का अंदाजा बड़ी आसानी से लग जाता है। बहुत बड़े बड़े डेटा को हम बहुत आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। अब मान लो कि तुमने एक पौधा लगाया और तुम्हें उस पौधे के रोज के ग्रोथ का ग्राफ चाहिए कि पौधे का जो ग्रोथ हो रहा है वो रोज कितना हो रहा है। तो क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं। तो हम कैसे जाने कि पौधों में वृद्धि हो रही है? तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के ग्रोथ के ग्राफ के बारे में बताया, जिनका नाम था सिगमॉइड। इसीलिए इस ग्राफ को हम बोलते हैं सिग्मॉइड ग्राफ। ठीक, प्लांट ग्रोथ का सिग्मॉइड ग्राफ, पादप वृद्धि का सिग्मॉइड ग्राफ। अब देखो पादप वृद्धि का सिग्मॉइड ग्राफ क्या होता है। इन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, भाई ग्राफ तो दो ही एक्सिस पे बनेगी। अब इसमें इन्होंने ले लिया दिनों की संख्या, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9, 10 दिन, 20 दिन, ऐसे। और यहां इन्होंने ले लिया एरिया ऑफ लीफ, पत्ती का एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में। भाई एरिया स्क्वायर में लेंगे ना, तो जो पत्ती का जो फलक है, पर्णफलक, इसकी एरिया। जैसे तुम देखो अगर कोई नया पौधा है, कई लोगों को ये नहीं समझ में आया, लोगों ने समझने, अगर इतना बड़ा पौधा है तो तुम क्या पाओगे कि उस पौधे में जो पुरानी पत्ती होगी वो काफी बड़ी होगी नए पत्ते की अपेक्षा। तो इससे इन्होंने बताया कि जो पौधे नए होते हैं, जो पत्तियां नई होती हैं, उनकी साइज, उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल कम होता है। और जो पौधे पुराने होते हैं, जिनकी वृद्धि हो गई होती है, उसके पत्ते, उसके पौधे, उसके पत्ते जो होंगे वो बड़े होंगे। तो पत्तों के आकार से पौधों का वृद्धि का पता चला। तो इन्होंने एरिया ऑफ लीफ ले लिया और यहाँ पे दिन ले लिया, और जब इसका ग्राफ निकाला तो ये ग्राफ आया ऐसा, एस लाइक। तो कई बार ये पेपर में पूछता है कि पौधों की वृद्धि का ग्रोथ जो है वो कैसा होता है, तो वो कैसा आता है, एस लाइक। वैसे भी बायो में जितने भी ग्राफ बनते हैं मैक्सिमम ऐसे लाइक बनते हैं, कुछ और भी अलग प्रकार के हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पौधों में वृद्धि का ग्राफ कैसा बनता है, एस लाइक। और इसलिए इसका नाम रखा गया सिग्मॉइड ग्रोथ ग्राफ। तो पेपर में आपसे पूछा कि सिग्मॉइड ग्रोथ ग्राफ क्या दिखाता है, किस लिए बनता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पादप जनन से रिलेटेड, पादप वृद्धि से रिलेटेड, पौधों की वृद्धि को दिखाता है। सिग्मॉइड ग्रोथ ग्राफ पौधों की वृद्धि को दिखाता है। फिर पूछेगा ये किस आकृति, किसके किसके बीच बनाया गया, एरिया ऑफ लीफ और दिन के बीच बनाया गया। किसने बनाया, सिग्मॉइड नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। तो क्लियर हो गया, ये ग्राफ क्या दिखाता है कि शुरू में पौधों में वृद्धि होती है धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे हो रही है, यहाँ तक देखो धीरे धीरे हो रही है, फिर वृद्धि अचानक से तेज हो जाती है, और फिर वृद्धि कॉन्टिन्यू हो जाती है, कॉन्सियस हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, मतलब एक समय के बाद फिर वृद्धि रुक सी जाती है। मैंने आपसे कहा था कि जंतु और पादप की वृद्धि के बारे में आपको बताएंगे, आ गया वो समय। जंतु और पादप की वृद्धि का डिफरेंस इसी ग्राफ ने बता दिया। सुन लेना, ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी एग्जाम में। कमेंट्स देख रहा हूं तुम लोगों के। पहली चीज, जंतुओं में वृद्धि एक समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, ध्यान देना। जंतुओं में वृद्धि एक समय तक होती है, फिर रुक जाती है, फिर नहीं होता।
पादप वृद्धि लगातार कंटिन्यू जीवन पर्यंत, जब तक वो पौधा पूरी जीवन जी के समाप्त न हो जाए तब तक चलती है। तो पादप वृद्धि हमेशा होता है। इस ग्राफ ने इस बात को बताया। तो पादप वृद्धि कंटिन्यू होती है, स्टेशनरी होती है, कंटिन्यू। कैसे? किसी इंसान का उंगली तोड़ दो नया उंगली आएगा? नहीं आएगा। लेकिन किसी पौधे का पत्ता तोड़ दो नया पत्ता आ जाएगा। तो पौधों में वृद्धि के कई प्रकार हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, बहुत सी बातें हैं, 11 में आएंगे तो और हम लोग बात करेंगे। अभी तो तुम लोग 10th में हो, 11 में भी ये चैप्टर है तुम्हारे पास, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप और अच्छा सीख लो। और इसीलिए बीएचओ और सीएचएस वाले इसको पूछते हैं। तो सिग्माइड ग्रोथ कर्व किस तरह का है? एस लाइक का है। ये 3 फेज दिखाता है। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो पार्ट है ये दिखाता है कि वृद्धि बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। ये मिडिल फेज है। मिडिल फेज क्या दिखा रहा है? कि अचानक से ग्रोथ बढ़ गया तेजी से। और लास्ट स्टेशनरी पीरियड कहते हैं इसको। स्टेशनरी पीरियड का मतलब यहाँ पे जो है होता है। ठीक। अखिलेश ने क्वेश्चन किया है कि सर ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ फाउंड होता है? अखिलेश बेटा, ग्लिसन्स जो कैप्सूल होता है वो लिवर में होता है। आपने मेरी अगर पाचन तंत्र वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंने आपकी हर समस्याओं का समाधान अपनी हर वीडियो में किया है। जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसके सारे कंफ्यूजन्स उसी टॉपिक में हमने समझा दिए। क्योंकि इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते जो जो बच्चे पूछते थे हम लोगों को पता होता है कि ये पूछेंगे, तो उसको मैंने क्लियर किया है। फिलहाल आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, जो ग्लिसन्स संपुट है, वो एक्चुअली लिवर के अंदर होता है। लिवर में बच्चे हिपैटिक सेल्स होती हैं, हिपैटिक कोशिकाएं होती हैं। हिपैटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो लीवर में पित्त का निर्माण करती हैं। देखो कई क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। कौन सी कोशिकाएं करती हैं? हिपैटिक कोशिकाएं। तो हिपैटिक कोशिकाएं एक संपुट के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर बंद होती हैं, घिरी होती हैं एक लेयर से। उसी को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। एक्चुअली ग्लिसन्स इसलिए कहते हैं कि जब इसको हम लोग लैब में काट के बाहर निकालते हैं ये बड़ा चमकता है। तो दैट इज द रीजन उसको वैज्ञानिकों ने ग्लिसन्स, ग्लिटर सुना है? ग्लिटर पेन आता है चमकने वाला, तो ग्लिटर करता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज है। इसीलिए उसमें हिपैटिक सेल्स है ना, तो जब गड़बड़ा जाती हैं तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस, है ना, तमाम तरह की चीजें। तो आई होप कि आंसर मिल गया अखिलेश, आपको समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है। मैं सारे बच्चों को बता दूं, मैंने जो जो टॉपिक की क्लासेस ले ली हैं, सारे वीडियोस आपके पास हैं, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हुए हैं, ताकि बायो में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बायो के बच्चों का जो मेन सहारा, जो मेन हेल्प होती है वो बायो से होती है। क्योंकि 50% 60% आपके एग्जाम का पार्ट बायो होता है ना। तो बायो बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाए। ओके, now let's move towards sigmoid graph and area of leaf। तो यहां तक हमने आपको बता दिया कि पौधों का जो सिग्माइड ग्राफ होता है वो क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो दूसरी जो चीज है कि पौधों की वृद्धि का मापन कैसे करें। हमने अब तक सीखा कि पौधों में वृद्धि के कितने चरण होंगे। फिर हमने सीखा कि पौधों की वृद्धि को हम कैसे देख सकते हैं सिग्माइड ग्राफ से। अब हम बात करेंगे कि पौधों की वृद्धि का मापन कैसे होगा। तो हेडिंग डाल देंगे मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि का मापन। पौधों की वृद्धि का मापन।
आज आपके केमिस्ट्री वाले सर बच्चे नहीं आ पाए हैं, इसी वजह से हो सकता है कि कल या फिर आने वाले दिनों में आपकी केमिस्ट्री की क्लास चले, ठीक है। तो संतोष सर आपकी क्लास आगे लेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि का मापन। अब एक प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पौधों की वृद्धि को नापें किस तरीके से हम पौधों की वृद्धि को माप सकते हैं, कैसे नापें। मान लो कि कोई पौधा है, हमने खरीद के ले आया या हमने लगा दिया, अब ये आज इतना बड़ा है, हमें जानना है कि कल ये कितना बड़ा हो, क्योंकि हमने 1 महीने बाद देखा तो वो इतने बड़े से इतना बड़ा हो गया। लेकिन हमें अगर जानना हो कि 10 दिन के बाद कितना हुआ, 11वें दिन कितना हुआ, 12वें दिन, तो स्कूलों में लैब में एक प्रैक्टिकल कराया जाता है। अभी तो आप छोटे हो, क्लास 10th में हो, 11th में अगर अच्छे स्कूल में गए तो आपको ये सब मौका मिलेगा, कराया जाता है। अगर कुछ और लोग ऐसे देख रहे होंगे मेरी वीडियो जो स्कूलों में गए हों, यूनिवर्सिटीज़ में इस एक्सपेरिमेंट को किए हों, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको मैं डायरेक्टली जैसे होता है वैसे बता देता हूँ, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है। तो पौधों की वृद्धि को नापने के लिए एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वृद्धि को कैसे नाप सकते हैं? तो सबसे पहले हम पौधों की वृद्धि को नाप सकते हैं बाई स्केल। बाई स्केल सिंपल तरीका, हम कह रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट मत रखो, सिंपल सा स्केल होता है अपना, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इंच टेप होता है, उस स्केल से आप नाप सकते हो पौधों की वृद्धि। लेकिन उससे बहुत अच्छे से नहीं नाप सकते, मतलब 1-2 दिन का ग्रोथ नहीं मिलेगा, उससे तुम 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन का ग्रोथ देख सकते हो। तो वैज्ञानिकों ने और भी तरीके बनाए। दूसरा तरीका है बाई ऑक्सीनोमीटर। प्रीतिराज, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है सर? रोशनी तिवारी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा, आपका मैसेज अभी आ रहा है, आपने हो सकता है सुबह किया हो। तो प्रीतिराज, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर एंड मिनरल्स ऑफ प्लांट वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं आपको बता दूं कि पौधों में जो जल और खनिज का जो लवण, जो वहन है, वहन का मतलब जो एब्जॉर्प्शन है, वो जड़ों के द्वारा, जड़ों में जब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे तो छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं। इसका प्रश्न पेपर में पूछता भी है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है कि पौधों में जल और खनिज लवण का जो संवहन होता है, बेसिकली जो मूल रोम होते हैं जड़ों, ऐसा पूछता भी है, तो पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। एक दूसरी चीज, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों एब्जॉर्प्शन काम करते हैं। वैसे तो बेसिस प्रक्रिया ही ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, परासरण के माध्यम से, लेकिन इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। सक्रिय एब्जॉर्प्शन जो होता है वो चैनल्स के माध्यम से होता है, आयन चैनल्स के माध्यम से, सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, उसके द्वारा। प्रीति, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी जो चीज है कि जैसे जो निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक। तो इस वजह से जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। और उनका संवहन करता कौन है, जाइलम की फ्लोएम? तो जाइलम करता है, जो नीचे से सीधे पत्ती तक ले जाता है, वहां पे फूड बनेगा और फिर आगे बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट पढ़ाया था बेटा स्मार्ट बोर्ड पे, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये तो ग्रीन बोर्ड है, मैंने सारे टॉपिक्स को स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अच्छे से वीडियो के थ्रू पढ़ाया है, आप एक बार उसमें भी जाकर के देख सकते हो। संतोष, आपका क्वेश्चन पेपस का था, मैं समझ भी रहा था, लेकिन आपने पेल्पस लिखा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूं। एक्चुअली इट इज अ केस ऑफ हेयरी पेपस। जो कैलिक्स होती है प्लांट की, वो कैलिक्स बच्चे
मॉडिफाई हो जाती है। जैसे आपने सेमल का फूल देखा होगा, कॉटन देखा होगा, या कई बार गर्मी के दिन में सफेद सफेद देखा है, उड़ता हुआ आता है छोटा छोटा, छोटे छोटे थे तो हम लोग उसको पकड़ लेते थे, उड़ाते भी थे। अब आजकल पता नहीं कोई में विंड पॉलिनेशन में सीड्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिसकी वजह से वो उड़े, आसान हो जाए। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स है, जिसको हेयरी कैलिक्स भी कहते हैं। और ये सीएचएस में नहीं, बीएससी में पूछा जाता है। सीएचएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बीएससी में आएगा, ठीक है। इसको पेपस कहते हैं। आपने पहले पेल्पस लिख दिया था, तो पेल्पस भी मैं बताता, पेल्पस भी होता है, लेकिन जब आपने पेपस पूछा है तो पेपस जान लीजिए, ठीक है। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। ब्लैकमैन ने इसके बारे में बताया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें लाइट, टेम्परेचर, अलग अलग कलर के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस को कैसे लिमिट किया जाता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कोई बर्तन है, ठीक है, उसको अगर बहुत अधिक तापमान पे रख देंगे, मान लो चाय बनाना है, ठीक, और उसको मोमबत्ती के ऊपर पकाओगे तो भी नहीं बनेगा, और उस चाय के बर्तन को अगर हम बहुत तापमान पे रख दें तो चाय जल जाएगा। तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। वैसे ही पौधे भी होते हैं जो एक निश्चित तापमान पे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो 10 डिग्री से 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री से ज्यादा अगर पत्ती को तापमान मिलती है ना, तो पत्तियों का क्लोरोफिल जल जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसीलिए प्रश्न आता है कि अगर पौधों को लाइट ही चाहिए तो गर्मी में तो खूब लाइट है, तो ऐसे में क्या हो कि गर्मी में पौधे खूब फोटोसिंथेसिस करें, लेकिन हमने देखा है कि गर्मी में पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर से ज्यादा लाइट मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो लिमिटिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, प्रकाश का कौन सा प्रकार है, ये सब है। और मैंने स्मार्ट बोर्ड पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा हो मैंने बात सकते हैं, ये सब टॉपिक तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो संतोष जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रीतिराज, पूजा सिंह, रोशनी, आगे चलूं अब। चलो भाई, नेक्स्ट थिंग, तो स्केल की बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि पौधों की वृद्धि का मापन जो है स्केल से करते हैं, ऑक्सीनोमीटर से कहते हैं। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एक और चूज कर लो। क्या है वो? वह है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, तो ये 3 तरीके हैं बेटा जिसके थ्रू आप पौधों की वृद्धि को नाप सकते हो। स्केल के थ्रू, ऑक्सीनोमीटर के थ्रू, और हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। ये इंग्लिश दोनों में सेम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना। जैसे कैमरा, तो हिंदी में भी कैमरा, इंग्लिश में भी कैमरा। मोबाइल, तो हिंदी में भी मोबाइल, इंग्लिश में भी मोबाइल। उसी तरह से, ठीक। अब आप कहोगे सर चश्मा, तो जैसे चश्मा ग्लास और चश्मा, तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। ओके रोशनी, so we can measure the plant growth by using 3 techniques. The techniques are by using scales, by using oxynometer, and with the help of horizontal microscope. That are the ways through which you can measure the process of plant growth in your laboratory. Okay guys? Okay बच्चा? रोशनी, you are a student of CBSE board? Okay. शुष्क मीन्स ड्राई वेट। बेटा मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन बोली थी, take place in dry weight of plant, that is called its growth. So the shushk word is referred as dry. Shushk is for Hindi medium students and dry is for you English medium students. Okay, okay Roshni, clear? Then you can write here yes sir, that's why I will clear also na. Okay, let's move. Can I move further? Okay guys. Okay, so how can we measure the growth of plant? Now the next topic is the factor affecting on plant growth. The next thing is the factor affecting on plant growth. पूछ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक।
सो ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो भाई प्लांट ग्रोथ को कई सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। कौन कौन से करते हैं? तो पहला, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन प्लांट ग्रोथ, द फर्स्ट फैक्टर इज एक्सटर्नल, हिंदी में बाह्य कारक, और सेकंड जो है वह है इंटरनल, यानी कि अंतः कारक। ठीक, तो बाह्य कारक और अंतः कारक दो कारक हैं जो पादप वृद्धि पे प्रभाव डालते हैं। अब अंतः कारक में भी दो हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जेनेटिक फैक्टर, हिंदी में अनुवांशिक कारक, और एक होता है केमिकल फैक्टर, यानी कि रासायनिक कारक। तो देखा जाए तो तीन प्रकार के कारण हो गए, एक्सटर्नल, जेनेटिक और रासायनिक, ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सारे कारक इस पे प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से? जेनेटिक और केमिकल और एक्सटर्नल, ठीक है। The factors affecting on plant growth, there are three kind of the factor, that is external, chemical factor and genetic factor. बाह्य कारण पढ़ेंगे पहले, फिर आंतरिक कारण पढ़ेंगे। आंतरिक कारण में जेनेटिक और केमिकल है। अब जरा समझ लो, देखो जेनेटिक फैक्टर जो होता है ये तो फिक्स है, जो हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, जेनेटिक्स में पढ़ा था, और मैं फिर पढ़ा दूंगा, आप जाके एक बार देख लेना, नहीं तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा जेनेटिक्स तुम लोगों को, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फिर से बता दूंगा ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, केमिकल फैक्टर में आता है हार्मोन्स, जो पौधों के हार्मोन्स होते हैं ना, रासायनिक पदार्थ जिसको हम केमिकल्स बोलते हैं, तो वो हार्मोन्स इसमें आते हैं, तो वो भी है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। और एक्सटर्नल, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। तो फैक्टर, बच्चों पहले ये बता दूं कि इसके पहले जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया कि नहीं, मैं पहले रिवाइज करा दूं तुम लोगों को। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रोथ क्या होता है, अबाउट ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ। तो बताया कि पौधों में शुष्क भार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन जो होता है, अपनी नोट्स मिलाओ, उसमें देखो जो पढ़ाया है नोट्स में, अगर नोट किए हो तो। पौधों के शुष्क भार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन पादप वृद्धि कहलाता है। इंग्लिश में, the irreversible change in dry weight of the plant is called plant growth. Then factors responsible for plant growth, they are tissue, chemicals, genetic, external, internal, okay, environmental conditions। तो हमने बताया कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए कई सारे ऐसे रीजंस है, जैसे ऊतक था, केमिकल्स थे, पर्यावरण भी है उसमें, आंतरिक कारण भी है, अनुवांशिक कारण भी है। फिर हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, चरण क्या है, तो सेल डिवीजन, मैच्योरेशन, इलोंगेशन, तीन चीज। कोशिका विभाजन होती है, फिर पूछा कि किस प्रोसेस से होती है, ध्यान से सुनना, माइटोसिस से होती है। फिर पूछा इसमें क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, फायदा क्या होगा, जिसमें क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, फायदा क्या होगा, जो सेल है, जो 2n है वो 2n ही बनाएगा, है ना, एंड द सेल है जो 2n है वो 2n ही बनाएगा, है ना, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम। if a mother cell consists, the number of chromosome will be 46, then daughter cell will also consist 46. So that is the reason I am talking about mitosis. So the process of growth can be take place with the help of mitosis. Okay guys, and after the phases of growth, the thing is that how can we show the growth of the plant? And we can show the growth of the plant by using a graph, and that graph is called sigmoid growth graph. Guys, the graph suggested by the scientist which is called sigmoid.
So that is the thing, sigmoid growth graph can form just like S-like structure, and it shows initial stage, middle stage, and last stationary stage. Okay Roshni, are you clear? It is for you in English and more other students belonging to CBSE also. Okay guys, तो हमने आपको बताया कि जो पौधों की वृद्धि है ना, वो पौधों की वृद्धि 3 चरणों में हो रही है, कोशिका विभाजन, कोशिका का मैच्योरेशन और इलोंगेशन। बच्चा बताया कि सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है, फिर बच्चा बताया कि मैच्योरेशन में लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, इलोंगेशन में चीजें इकट्ठी की जाती हैं, सेलुलोज, लिग्निन वगैरह वगैरह। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर ग्राफ देख लें पौधों की वृद्धि का, अगर हम ग्राफ देख लें तो पौधों की वृद्धि का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ कैसा होता है? एस लाइक होता है, जो कि दिनों की संख्या और पत्ती के आकार के आधार पर लिया गया। मैंने आपको बताया कि अगर नए पौधे हैं तो उसकी पत्तियां छोटी छोटी होंगी। मैं चाहता हूं कि आज जो मैं पढ़ा दूं वो आपको एकदम अच्छे से रट जाए, बैठ जाए, अलग से फिर ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं केवल आपके लिए। और अगर आप समझते जा रहे हैं तो आप यस सर लिखते जाओ कि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप भी समझ रहे हो, क्योंकि सामने तो हो नहीं, तो जो भी है ये कमेंट ही है, तो कमेंट में लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अदरवाइज क्लास में तो बच्चे बता ही देते हैं कि हाँ सर क्लियर है, ये है वो है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वृद्धि को नापते कैसे हैं, वो भी हो गया। फिर हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल, और अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर। एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण का कारक, जैसे वर्षा, मृदा, मैं इंग्लिश में बोलूंगा बेटा, परेशान नहीं होना, तापमान, वायु, जल, जलवायु, मौसम, स्थान, ठीक, ये सारे। और उसके अलावा एक फैक्टर होता है सजीव। तो किसी भी पौधों की जो वृद्धि होती है बेटा, वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है। क्या क्या है वो? वर्षा, रेन, मृदा, सॉइल, तापमान, टेम्परेचर, वायु, विंड, हवा कैसी बहती है, जल मतलब कि वाटर, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, मौसम, वेदर, स्थान, प्लेस, सजीव यानी कि बायोटिक फैक्टर। तो किसी भी पौधे को अगर बड़ा होना है, किसी भी पौधे को विकसित होना है, तो उस पौधे का विकास इन सारे कारणों पे डिपेंड करता है, इन सारे कारणों पे। और इनमें से कोई भी कारण अगर गड़बड़ हो जाए तो पौधों का विकास नहीं होगा। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि पौधों में विकास के लिए इसमें से कौन आंतरिक कारक है? ये सब बाह्य कारक हैं। आंतरिक मतलब जो पौधे को अंदर से प्रभावित करे, ये सब बाहर से प्रभावित करते हैं, जैसे वर्षा। अब पौधा ऐसा है जिसको शुष्क जगह पे होना है, ड्राई जगह पे होना है, जैसे नागफनी, उसको रेगिस्तान में होना है। जैसे मान लो धान का पौधा है, पैडी, उसको तो ऐसी जगह बोना पड़ेगा जहां खूब पानी हो, कमर तक पानी हो। अब उसको आप बालू में बो दोगे तो क्या लगेगा? कभी नहीं। तो बारिश इंपॉर्टेंट फैक्टर है पादप ग्रोथ के लिए। सॉइल, मिट्टी, अलग अलग प्रकार के पौधों की मिट्टी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अगर अलग अलग प्रकार के पौधों की मिट्टी भी अलग अलग हो रही है तो उसके वजह से ऐसा होता है। तापमान, टेम्परेचर, मैं कमेंट भी देख रहा हूं, तो तापमान यानी कि टेम्परेचर। वायु, वायु यानी कि हवा, विंड, हवा कैसी बहती है, क्योंकि मान लो परागण होना है, हवा ही नहीं है तो कैसे होगा। वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी, कहीं सूखी धरती तो नहीं है, तो वाटर का प्रकार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जरा कमेंट में बताओ तो पौधे कौन सा पानी एब्जॉर्ब करते हैं? चलो जल्दी से बताओ, देखें किसको पता है। पौधे किस प्रकार का पानी एब्जॉर्ब करते हैं?
ये प्रश्न है CHS में। चलो बताओ, देखें किसको पता है। फिर जलवायु, अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्लाइमेट के पौधे भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर मौसम, मौसम का भी प्रभाव होता है, ठीक है। इसके बाद स्थान, स्थान यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्थान का मतलब जो है अलग अलग, जैसे कुछ जो पौधे होते हैं उनकी सीढ़ी पे खेती होती है, धान की खेती गड्ढे में होती है, नागफनी की खेती बालू में होती है। तो चाय की खेती हम धान वाले में कर दें तो चाय का फसल तो बर्बाद हो जाएगा। तो चाय को सीढ़ीदार खेती चाहिए, धान को गड्ढे में खेती चाहिए ताकि ढेर सारा पानी भर दे और उसका काम हो जाए। तो जमीन का प्रकार भी है, ठीक। और उसके बाद सजीव यानी बायोटिक फैक्टर, ये सब अबायोटिक फैक्टर, ये सब निर्जीव कारक है, तो इनको हम अबायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। निर्जीव कारण, ध्यान देना, निर्जीव कारण अबायोटिक फैक्टर, ठीक। और उसको हम क्या बोल सकते थे, बायोटिक फैक्टर। जहां पौधे हैं वहां जंतु भी होना चाहिए। एक प्रयोग नहीं हुआ था, एक पौधे को जार में डाल दिया तो पौधा मर गया, चूहे को जार में डाल दिया तो चूहा भी मर गया। ये भी मैंने स्मार्ट बोर्ड पे करके दिखाया था, देखना उसको, बड़ा मजा आएगा, सीखोगे भी कुछ। और एक पौधा, एक क्या हुआ, जार में चूहे और पौधे दोनों को डाल दिया, दोनों जिंदा थे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पौधे हमारे बिना, हम पौधों के बिना, सबको सबकी जरूरत पड़ती है। तो ये अबायोटिक फैक्टर और ये बायोटिक। तो जहां हम पौधे लगा रहे हैं, पौधों का विकास तभी होगा जब वहां पर्याप्त रूप से बैक्टीरिया हो, जरूरी कीट हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, है ना। इन सब कारणों से पौधों की वृद्धि होती है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर लिख लो। चलो जरा तुम्हारे कमेंट्स को देखूं क्या लिखा है तुमने। एक ही बच्चे ने बताया है कैपिलरी वाटर, और वो है संकेत मौर्य ने। संकेत मौर्य ने बताया और किसी ने नहीं बताया। कैपिलरी वाटर, पौधे केशिकीय जल एब्जॉर्ब करते हैं, कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया, बताने के लिए तो पूछा है। मैं ये थोड़ी ना पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या आता है, भाई नहीं आता तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताने के लिए पूछा था कि जिसको पता होगा अच्छी बात, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा। तो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, कैपिलरी वाटर। और क्या है, संतोष कुमार, कच्चे फल हरे होते हैं, पकने के बाद रंग बदल जाता है। बेटा ये उनके क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जब कच्चे फल हरे होते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब वो पक जाते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड सेल चैप्टर पढ़ाया था, उसमें इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक। मैंने सब बताया हुआ है, तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, बट फिर यहाँ बता दिया, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट कच्चे फल, पकने के बाद ल्यूकोप्लास्ट, जैसे टमाटर, मिर्चा, फल, ये सब शुरू में हरे होते हैं, बाद में लाल हो जाते हैं, किसकी वजह से, ल्यूकोप्लास्ट। लाल, ल से ल्यूको, ल से लाल, याद रखना, कोड वर्ड है, CHS में पूछता भी है। मैंने बता दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रहे हैं बच्चे आज की क्लास के लिए, जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक, घर वालों का नाम रोशन करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और खूब मन लगा करके पढ़िए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे जब भी शेड्यूल होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर मजा आ गया हो, समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। उससे हम लोगों को अच्छा लगता है, मन करता है कि और बेहतर और अच्छा कर सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय आप सभी।